चलिए शुरू करते हैं। थायराइड और एंटी थायराइड जो से ड्रग्स हैं उसमें हम देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड की प्रोडक्शन कम है, हाइपर में ज़्यादा है। तो हाइपोथायराइडिज्म में हम ड्रग्स यूज़ करेंगे लिवोथायरोक्सिन और लिवोथिरियोनिन। और हाइपरथायराइडिज्म में थियोनामाइड्स, प्रोपाइलथायोयूरासिल जिसमें आ जाता है, आयोडाइड, बीटा ब्लॉकर्स और आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। सबसे पहले इसके लिए हमें ना सिंथेसिस की देखनी पड़ेगी। ये होता है सोडियम आयोडेट को ट्रांसपोर्टर, यहाँ से आयोडाइड अंदर जाता है, पर ऑक्सीडेज की मदद से आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन होती है। टायरोसिन रेजिड्यूज जो से होते हैं ना थायरोग्लोबन पे, उस पर आयोडीन जाता है और MIT बना देता है। फिर एक MIT और DIT कंबाइन होगा तो T3 बनेगा, दो DIT कंबाइन होंगे तो T4 बनेगा। इसको कपलिंग कहते हैं। ऑर्गेनिफिकेशन उसको कहते हैं जब ये थायरोग्लोबन पे जाके लगता है। फिर सबसे पहले आया पर ऑक्सीडेशन हुई, आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, ऑर्गेनिफिकेशन से MIT बनाया, MIT और DIT की कपलिंग हुई तो हमारे पास T3 T4 बन गया। फिर हमारे पास प्रोटियोलाइसिस, फिर ये एंडोसाइटोसिस से अंदर आएगा, फिर प्रोटियोलाइसिस होगी, फिर हमारे पास थायरोग्लोबिन अलग हो जाएगा, T3 T4 रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर्स लिखे हुए हैं, ये जो से थायोसाइनाइट है और ClO4 है, ये हमारे पास वो इस तरह से वो ट्रांसपोर्टर के ब्लॉकर हैं। जो से आयोडाइड जो थायोनामाइड्स हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन के आयोडाइड्स हमारे पास रिलीज़ के भी हैं। और हमारे पास T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं होने देते, बीटा ब्लॉकर कोर्टिकोस्टेरॉइड है, अमायोडायरोन। उसके बाद ये हमने सारा कर लिया जी। ये उसके बाद हमारे पास कुछ डिजीज़ लिखी हुई हैं। ग्रेव डिजीज़ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास रिसेप्टर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इसमें हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। फिर हमारे पास जो लिखा हुआ है हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। फिर हम थायराइड हाइपरप्लेजिया और लार्ज थायराइड को हम गाइटर कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, बाकी हम देख लेते हैं जी। T3 और T4, T3 जो सा होता है वो 10 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। T4 जो सा होता है वो टारगेट सेल में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मैकेनिज़्म T3 T4 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास ये सेल के अंदर जाता है, आपको पता है जो से इसके रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं। ये अपने थायराइड रिस्पॉन्स, ये थायराइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिसके साथ रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर लगा होता है, वो हमारे पास थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करते हैं। और रिस्पॉन्स एलिमेंट फिर आगे जो से डिफरेंट ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है। उसके बाद ये T3 T4 का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। थायराइड हार्मोन के डिफरेंट ऑर्गन पे एक्शन होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, फैट, कार्ब और इनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। क्लिनिकल यूजेस हमारे पास लिवोथायरोन थायरोक्सिन और लिवोथायोनिन हम यूज़ करते हैं। अब लिवोथायरोक्सिन जो सा वो प्रेफर्ड ड्रग है। इसकी वजह ये एक तो ये T4 है तो हमें T3 के ये T4 ही T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो सी हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। और दूसरा ये सस्ता ड्रग है लिवोथायरोक्सिन। टॉक्सिसिटी में आपने यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है हाइपरथायराइडिज्म के, इसके टॉक्सिसिटी में क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है तो इसकी जो सी अगर टॉक्सिसिटी होगी तो हाइपरथायराइडिज्म वाले सिम्टम आ जाएंगे। थायोडामाइड में मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल है। मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल जो से होते हैं, पहले तो इन्होंने जो से परोक्सीडेशन को रोकना है, आयोडीनेशन को रोकना है और कपलिंग को, इन तीनों प्रोसेस को इन्होंने रोकना है। तो अल्टीमेटली इन्होंने सिंथेसिस को रोकना है। फिर उसके बाद हमारे पास मेथिमाजोल इधर लिखा हुआ है कि T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। मिथिमाजोल जो प्रोपाइल थायोयूरासिल प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं और मिथिमाजोल जो सा होता है ये बाकी ट्राइमेस्टर्स में देते हैं। अब हमारे पास इसकी अगर हम देख लें टॉक्सिसिटी तो इधर हमारे पास आ जाता है जी। ये रैश, वेस्कुलाइटिस, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, होमो थ्रम्बोनीमिया, प्रोथ्रम्बोनीमिया और हेपेटिक डिसफंक्शन करता है। आयोडाइड हमारे पास थायराइड, ये आपने देखा था आयोडाइड साल का मैंने आपको बताया था, ये आयोडीनेशन नहीं होने देता टायरोसिन रेजिड्यूज़ की। और हमारे पास प्रोटियोलाइसिस मतलब ये रिलीज़ भी नहीं हो रहे दे रहा और आयोडीनेशन भी नहीं होने दे रहा। थायोनामाइड्स थे वो कपलिंग, आयोडाइनेशन और परऑक्सीडेशन इतने होने दे रही, ये आयोडीनेशन और रिलीज़ नहीं होने दे रहा। तो ये ज़्यादातर ये रिलीज़ का होता है इनहिबिटर। अब इसका ये सिग्निफिकेंस होती है कि ये हमारे पास ना थायराइड का साइज कम कर देता है, वेस्कुलरिटी उसकी कम कर देता है, हम सर्जरी से पहले दे देते हैं इसको। और इसका ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है हमारे पास, और 2 से 7 डेज़ के बाद इसका इफेक्ट डिसपियर हो जाता है।
ये हम इसके एडवर्स इफेक्ट में रैश है, फीवर है, मेटल है क्योंकि तो मेटेलिक टेस्ट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एनाफिलेक्टिक शॉक आ सकता है। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन है कि ये हमारे पास ना थायराइड ग्लैंड में जो सा है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो वहाँ पे ये उसकी जो सी एक्टिविटी है उसको थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल तबाह कर देगा, वो बिल्कुल बेचारा कोई हार्मोन ही नहीं सेक्रेट कर सकेगा। तो ये हमारे पास परमानेंट इलाज हो जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस का। इनाइन इनहिबिटर मैंने आपको बताए थे, थायोसियानेट और परक्लोरेट, ये हमारे पास सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर को रोकते हैं और ये हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बीटा ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर जो से होते हैं ये एक तो जो सा थायराइड के हार्ट पे इफेक्ट आ रहे हैं उनको कम कर रहा होता है, और ये ना पेरिफेरी में T4 टू T3 कन्वर्जन कम हो कर रहा होता है। माइडोट्रोन पेरिफेरी में T4 टू T3 कन्वर्जन कम कर रहा होता है। माइडोट्रोन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ हो सकता है क्योंकि ये पेरिफेरल कन्वर्जन करना है, पर ये हाइपरथायराइडिज्म भी करा सकता है क्योंकि इसके अंदर खुद आयोडीन होते हैं। माइडोट्रोन जो सा होता है, मायोड्रायरोन जो सा होता है डायोड्रोन से इसलिए डिफरेंट होता है कि डायोड्रोन जो सा होता है उसमें कोई आयोडीन नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है जी आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया। इसमें इंट्रावेनस एक आयोहेक्सोल जो कि हमारे पास कन्वर्जन T4 T3 की कन्वर्जन में ना कन्वर्जन को सप्रेस करता है, और ये भी हमारे पास ये भी हमारे पास ये थायराइड डिसऑर्डर्स में हम यूज़ कर लेते हैं।